जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, मैं हूं जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और मैं यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो मिला। तो हम्म। मैंने कहा किसी इंडियन दोस्त से भी मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि इंडियंस स्विट्ज़रलैंड में क्या कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है अमित शुक्ला साहब, बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उसमें एडवाइज़र हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लोगों को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच अमित शुक्ला साहब फॉर योर टाइम। नहीं, थैंक यू वेरी मच चीमा साहब। मैं ट्राई करूंगा आपकी एक्सपेक्टेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूं। जी जी। कर रहे जितनी मैं दे सकता हूं। और बहरहाल पाकिस्तानी तो बड़े सक्सेसफुल है यहाँ पे, तो हम्म। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बातचीत होगी आपसे। थैंक तो अमित साहब ये बताएं कि इंडिया का मैंने देखा है, मैंने तो जनीवा में हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे इंडियंस नज़र आते हैं हमें यहाँ पे। यू। इंडियंस लार्जली स्विट्जरलैंड में क्या कर रहे हैं और किन फील्ड्स में? मैंने तो स्टूडेंट्स काफ़ी देखे हैं इंडियन यहाँ पे। हाँ जी, हाँ भी आप हमें ये बताएं कि इंडियंस जो हैं वो लार्जली जो इंडियन डियास्पोरा है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो वो कैनेडी सेंटर में खिताब करेंगे। इंडियन डियास्पोरा स्विट्जरलैंड में क्या कर रहा है? छोटा सा स्विट्जरलैंड है, त्रै घंटे इधर जावी त्रै घंटे इधर जावी स्विट्जरलैंड ख़त्म हो जाता है। सो जी। हमें ज़रा बताएं प्लीज़। मैं सब नहीं, थैंक यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो स्विट्जरलैंड में है बहुत ही सक्सेसफुल, मैं समझता हूँ, कम्युनिटी है यहाँ पे। स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर, जैसा आपने बताया, स्टूडेंट तो है ही है, बट ज़्यादातर लोग, अगर शिवा साहब आप देखें तो वो बड़े ही बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में सीईओज है। चाहे आप नोवार्टिस ले ले, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है, नेस्ले ले ले आप, एबीबी ले ले, या अदर कंपनीज ले ले, बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ और उसका खिताब पाया हुआ है। और अगर आप मिडिल मैनेजमेंट भी देखिए तो बड़े सारे इंडियंस यहाँ पे थ्राइव कर रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट। तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा, शायद इतनी कॉन्सेंट्रेशन ना हो जितनी अमेरिका, कनाडा और अलग मुल्कों में है इंडियंस की तादाद, बट उनकी वॉल्यूम के हिसाब से बड़े सक्सेसफुल है। और बेसिकली मिडिल मैनेजमेंट और अपर मैनेजमेंट में यहाँ पे काम करते हैं, खास करके। तो बैंक्स हो गई, फिर फर्म्स होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी मल्टीनेशनल, उसमें बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताएगा कि नॉर्मली जो वो, एक तो ये हो गया कि ठीक है, बाकी और किस किस चीज़ में है? एक तो ये हो गया जी सीईओज हैं, मिडिल मैनेजमेंट में, लेकिन लार्जली किन सेक्टर्स के अंदर जो इंडियंस यहाँ पे काम हाँ, कर तो रहे हैं? मेरे ख्याल से जैसे मैंने एक सेक्टर जो बैंकिंग जैसे बताया, एनर्जी सेक्टर बताया, ट्रेडिंग सेक्टर बताया मैंने, फिर अपना क्रिप्टो है। क्रिप्टो में बड़ा, स्विट्जरलैंड आप जानते हो बड़ा मशहूर है क्रिप्टो में, तो स्विट्जरलैंड से मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं किसी का। फिर आप देखें बैंकिंग में भी आप जानते हो स्विट्जरलैंड, आप सारे पाकिस्तानी इंडियन सारे यहाँ पे खाते खुले हुए आपके लोगों ने तो ये अलग से वो है। पर अलग सेक्टर में आप जियो पॉलिटिक्स में भी देखें आप तो इंडियन, यहाँ पे पार्लियामेंट में इंडियन भी है एक। अच्छा, कितने पार्लियामेंट में है इस वक्त इंडिया की? ये अब तक तो एक ही है मेरे ख्याल से, साउथ एशियन ही एक है, कोई पाकिस्तानी भी मेरे अच्छा। ख्याल नहीं। तो निक गूगल करके है, बड़ा सक्सेसफुल है, इंडियन ओरिजिन का है बंदा, तो वो यहाँ पे बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। पाकिस्तानी भी है, कुछ बाजवा है आपकी, आपके गुजरान वाले से है, बाजवा साहब एक है जो यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी में है, बट ज्यादा आगे जाएंगे। बट मेरे ख्याल से इंडियंस हर जगह पे है, छोटे मोटे एरियाज, हर एक सेक्टर गिर लिया, एनर्जी, ट्रेडिंग, बैंकिंग, क्रिप्टो, जियो पॉलिटिक्स, हर जगह उन्होंने वैक्यूम फिल किया है स्विट्जरलैंड में। तो ये बताएं कि ये जो स्टूडेंट ज़्यादातर आते हैं वो किस फील्ड में आते हैं? आपको पता है को क्या वो ज़्यादा पढ़ने आते हैं और क्या करने आते हैं स्टूडेंट्स जो हैं? जी, देखिए स्विट्जरलैंड में तो मैं यही कहना सकूँ, स्विट्जरलैंड इज अबाउट फाइनेंस। ठीक है, पैसे दी यहाँ पे गल हैगी, ये बैंक है कोई भी है, तो ज्यादातर यहाँ पे लोग फाइनेंस, बैंकिंग और होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट करने ज्यादा आते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत चला हुआ है, क्योंकि ये फायदा ये है कि इनकी बड़ी एक्सपर्टीज है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसको कमर्शियलाइज करना, उसको बिजनेस माइंडेड बनाना, उसको बैंकिंग के साथ जोड़ना। और आप नहीं मानोगे, मैं मानता हूँ कि तकरीबन, अगर मैं शायद गलत भी हूँ, पर 10 बिलियन से ऊपर शायद पैसा यहाँ पे ये लोग सिर्फ टूरिज्म से बनाते हैं। छोटा मुल्क है, जैसा आपने कहा, मेरे ख्याल से पता नहीं मुझे, 85 लाख पॉपुलेशन है यहाँ पे, 85 लैक्स, और तकरीबन 4 लैंग्वेजेस स्पोकन है, बिकॉज मल्टी लिंगुअल है यहाँ पे लोग। तो ये इनको बड़ी काम आ जाती है, इंग्लिश भी होगी इसमें आ गई, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। तो ये ना, ये इनकी डाइवर्सिटी बहुत है, मल्टीलिंगुअल है, टैलेंटेड है, निगोशिएटर बहुत अच्छे है ये लोग।
स्विस लोग, मतलब इसमें इंडियन भी गिन लो, पाकिस्तान, हम तो सारे अब स्विस हो गए, पर बहुत ही अच्छे निगोशिएटर है और पीसफुल काम करते हैं। ऐसा नहीं कि यार कोई टंटा पै गया, ये हो गया, मिल के सबको साथ लेके सबको इंटीग्रेट करना। और अगर आप वेस्टर्न लोगों, अमेरिका, कनाडा, इंग्लिश जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज को देखोगे, बनिस्पत उनके ये लोग बहुत अच्छा इंटीग्रेट करते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, इंटीग्रेशन इनकी बहुत ही फेयर और सही है, इसलिए यहाँ पे पीसफुल है। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा आपको जैसे लंदन में आपको कुछ इलाके मिलेंगे जो पाकिस्तानियों के है, कोई इंडियंस के है, कोई गुजरातियों के, वैसे यहाँ नहीं मिलेगा आपको। वेल इंटीग्रेटेड सोसाइटीज है, जो रियल माने हैं ना इंटीग्रेशन के, यहाँ पे मैंने देखे। अच्छा, ये अमित शुक्ला साहब ये बताइएगा कि भारत और स्विट्ज़रलैंड के कैसे ताल्लुकात हैं अमूमन, क्या किन चीज़ों में भारतीय जो लोग हैं बिजनेस करते हैं स्विस में आके, और लार्जली आप क्या समझते हैं कि मैंने कभी देखा नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ पे आए हुए। आए थे, अगले साल आए थे, बिल्कुल आए थे। जी जी, नहीं मैंने आपका सवाल नहीं खत्म होने दिया, पर देखिए समझ गया आपका सवाल। ये जो लार्जली जो स्विस इंडियन डायस्पोरा है, उनका जो बिजनेस प्रोफाइल है, और इंडिया की जो कमोडिटीज है, बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज, फिर क्लोथिंग मार्केट, टेक्सटाइल, फिर अपना हो गया लो कॉस्ट आउटसोर्सिंग, ये सब चीजों में इंडिया का बहुत ही टाइप है, ताउन है इनके साथ। और स्विट्जरलैंड से वैसे ही हाई टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, स्किलफुल लेबर है, ये सब इंडिया भी लेता है स्विट्जरलैंड से। तो मैं समझता हूँ बोथ साइडेड है, उनकी 30 बिलियन से ज्यादा की जैसे कहते हैं कि ट्रेड है, 30 बिलियन से ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो अभी याद नहीं है, पर 30 बिलियन से ज्यादा है उनका ट्रेडिंग। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखोगे कि इंडिया के जियोपॉलिटिकल रिलेशन स्विट्जरलैंड के साथ हमेशा न्यूट्रल रहे, चीमा जी, न्यूट्रल इन द सेंस कि स्विट्जरलैंड कभी साइड नहीं लेता है। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल स्विट्जरलैंड, आप हमारा जो वो पस मंजर ही है कि किसी की साइड नहीं लेनी, चाहे वो दो, अगर कोई दो लड़ रहे हैं तो किसी एक की साइड नहीं लेनी, हम न्यूट्रल रहने का ट्राई करते हैं, और यही हमारा प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में कि न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रल इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है और अदर मुल्कों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, बट न्यूट्रलिटी हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये बताइएगा शुक्ला साहब कि यहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी किस तरह रहते हैं, वो तो उसकी उधर की इधर लड़ते रहते हैं या इधर सुलह सुलह में रहते? हाँ, क्रिकेट मैच इथे हमारा तो बड़ा क्रिकेट का भी यहाँ पे एसोसिएशन है, क्योंकि बहुत क्रिकेट मैचेस और ये सब ऑर्गेनाइज लीग है पूरी एक यहाँ पे, जैसे आपके वहाँ पाकिस्तान लीग है, इंडिया में आईपीएल है, वैसे यहाँ पे स्विस प्रीमियर लीग है। और आप मानोगे नहीं, यहाँ पे दोनों लोग मिल के रहते हैं। मसला एक ही दो ही लोगों का है, वो है लाहौरियों का और अमृतसरियों का, वो अलग रहते हैं, उनका कोई अलग मसला है, पता नहीं, वो साथ में ही खेलना चाहते हैं। बाकी सारे लोग मिलके रहते हैं, कोई मसला नहीं है, समझदार लोग हैं, मैं कहता हूँ दोनों साइड पे, पढ़े लिखे और मिलके रहने वाले लोग। पर अभी जो रिसेंटली जो बड़े अफगान यहाँ पे मुहाजिरीन आए हैं, जो वो 2021 के वाक़ये के बाद अगस्त में जो बहुत सारे रेफ्यूजीज यहाँ पे आए, उनको इंटीग्रेट पे अभी हमारी पूरी, जिसे कहते हैं ना, उनको इंटीग्रेट करने बहुत हमारे लिए प्रायोरिटी और तरजीह है, क्योंकि ये लोग बहुत ही नए हैं ये सिस्टम में, और ये उनके साथ काम चल रहा है, और हम क्रिकेट के द्वारा, क्रिकेट के थ्रू इसको बहुत ही हम प्रमोट कर रहे हैं अफगान को। तो पाकिस्तान, अफगान, इंडियन सारे आराम से रहते हैं, कोई मसला नहीं पाया। और मैं तो समझता हूँ शायद रिलेशन बड़े स्ट्रांग हैं दोनों की कम्युनिटी। दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से मिलती नहीं है, जैसे एसोसिएशन का, जैसे पाकिस्तान का एसोसिएशन हो गया, इंडिया का हो गया डायस्पोरा एसोसिएशन, दोनों एकदम ऐसे फॉर्मली नहीं मिलते, बट दिन ब दिन यारियां होती रहती है, ऐसे कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग जब स्विस देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के आप जो डियास्पोरा बैठा हुआ बाहर देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ख़राब हैं, आप मतलब आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? क्या यार ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, अब दुनिया बदल गई है। लेकिन ज़ाहिर बात है, आप जो मुझे पता है कि जितने भी इंडियंस हैं उनको तो अपनी इंडिया की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती हैं, तो फिर आपकी तो कुछ से नहीं रहती अपने मुल्क के अंदर कि आप अपनी हुकूमतों को कुछ कह सकें। लेकिन लार्जली ये तो फील करते हैं ना कि यार ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, या बाकी खित्ते ग्रो कर गए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते को भी ग्रो करना चाहिए। सो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं और कहते हैं कुछ? जी जी, बिल्कुल। आई थिंक द पोटेंशियल इज ह्यूज, यू राइटली पुट इट। The potential of trade, potential of cultural assimilation. I mean, we are same.
व्हेन आई सबको जब मिलता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है कल्चरली थिंकिंग वाइज बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। जहाँ तक बात है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मसले चल रहे हैं और यहाँ पे जो क्या तासुरात है, मैं समझता हूँ लोग लोग जिस दिन ये मसले होते हैं उस दिन थोड़े शांत रहते हैं कि भाई यार ये कोई बात ना उठाए, और दोनों तरफ से यहाँ पे होता है कि भाई ये कोई बात ना उठाए। तो ये लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि ये लोग किस मसले में फंसे हुए हैं, हम ऐसा ही सोचते क्योंकि हमें वो टॉप व्यू दिख रहा है, हमें यहाँ से दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, और हम वो देख पा रहे हैं, और हमें लगता है कि ये दोनों अंधे हो गए देख नहीं पा रहे। तो हमें ये लगता है कि ये लोग कहाँ फंसे हुए हैं, कैसे फंसे, उनको कहाँ से बाहर आएंगे, उनको कौन बाहर लाएगा, ये चिंता लगी रहती है लोगों को। हालांकि दोनों को अपने मुल्कों से बड़ा प्यार है, मुझे भी बड़ा प्यार है हिंदुस्तान से जैसे, बट मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। लोग लोग वरिड है, जो सिचुएशन आपकी वहाँ पे है अभी, लोग सीरियसली वरिड है यहाँ पे कि भाई ये किस तरफ जा रही है, हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान की भी। लेकिन शुक्ला साहब ये बताइए, लार्जली बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त बड़ी बेहतर पोजीशन में है, जी मिनिस्टर वहाँ गया हुआ है, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर पहुंचा हुआ है, आए रोज इंडिया पूरी दुनिया में राज कर रहा है, बातें हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप इंडिया को? क्या आप समझते हैं कि मोदी साहब के टेन्योर में तरक्की हुई है, या कि आप समझते हैं कि कई लोगों का जो फॉर एग्जांपल दुनिया में कहते हैं नहीं जी तरक्की तो बहुत हुई है लेकिन इंडिया के अंदर तकसीम भी बहुत है, मुआशरा डिवाइड भी हुआ है। सो आप व्हाट डू यू मेक ऑफ इंडिया व्हाइल सिटिंग? नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया। ये इंडिया ने ग्रोथ तो बहुत किया है, पोस्ट 2014 ग्रोथ में सुपर ट्रेजेक्टरी आई हुई है। शायद नंबर्स इतने माने ना हो, नंबर्स इतना ना बताए आपको जितना ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस हुआ है, ग्रोथ हुआ है। और दूसरी बात ये भी हुई है कि लोगों का चाइना के खिलाफ जाना इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ये भी एक इंडिया को फायदे करेगा। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि चाइना से भी आगे, ऐसा तो नहीं है, पर जरूर से प्रोग्रेस की है, ग्रोथ हुआ है। और चाइना का बैक में जाना बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को हेल्प कर, तो ये एक मामला है। दूसरी ये बात जो आपने कही कि नरेंद्र मोदी ये और तकसीम की जो सियासत है ना, मैं समझता हूँ तकसीम पहले से थी। मैं समझता हूँ अंग्रेजों ने जो ये तकसीम करवाई थी 1930 से, मोहल्ले अलग करवा दिए, मकान अलग करवा दिए, प्री पार्टीशन, वो तकसीम थी। पर अच्छी बात ये है कि मोदी के आने के बाद कोई ऐसा मेजर, जिसे कहते हैं ना राइट्स होते थे कांग्रेस के टाइम पे, इतने राइट्स होते थे कि मतलब हम घर से बाहर नहीं जा पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे। आज राइट्स उस लेवल के नहीं हो रहे। वो छोटे मोटे झगड़े लगे रहे, मैं मानता हूँ वो हर कंट्री में होते हैं, बट ऐसे नहीं हुए। और मैं ये भी जानता हूँ कि तकसीम की सियासत में ठीक है, लोगों के अपने खुद के ख्वाहिशात और ओपिनियन है, बट ओवरऑल अगर किसी आप हिंदुस्तानी मुसलमान से पूछोगे कि भाई आप कहाँ जाना रहना पसंद करोगे, शायद आपको तो ज्यादा पता होगा। मैं नहीं मानता कि वो लोग इंडिया के सिवा कोई और मुल्क का नाम देंगे। तो ये एक है। पर ये हमारी जद्दोजहद तो डाइवर्सिटी की चलती रहती है, अंदर अंदर बातचीत है और ये स्ट्रगल, बट ओवरऑल ऐसी कोई वो बड़े मामला नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि 2024 में भी आप देखेंगे कि तो आप कहते हैं कि मोदी साहब वो इसके क्या वो नारा है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन एक और नारा भी है इसके बाद फिर आप देखते हैं कि 2024 में वज़ीर आज़म मोदी देखते हैं आप इंडिया में? ये आपने बड़ा शरारत वाला सवाल पूछा मुझे तो। नहीं शरारत नहीं है, मैं तो इंक्वायरी है। नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मोदी वजीर आज़म, आपने नहीं है कहीं नहीं कहा पूछा कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर आएगी कि नहीं पार्टी। तो ठीक है, देखिए बीजेपी आएगी, ये मैं जवाब आपको मैं जरूर से दूंगा। मोदी साहब नहीं आएंगे? बीजेपी आई तो मोदी साहब भी आएंगे, जाहिर सी बात है, अच्छी बात। नहीं तो फिर आप ये क्यों नहीं कहना पसंद कर रहे कि मोदी साहब जो है उनके बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? क्योंकि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मटेरियल तो मोदी साहब है ना। नहीं, मोदी साहब तो मेन है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। मोदी साहब आएंगे प्राइम मिनिस्टरशिप में, मैं बड़ा ही क्लियर हूँ चीमा जी। बट अब उनकी मैं इसलिए थोड़ा सोच रहा था इस मामले में, और कभी कभी आदमी सोचता भी है कि उनकी उम्र भी आप देखें, ठीक है वो बड़े हेल्थी है साहब है, बट हमेशा एक दूसरी तीसरी लीडरशिप केडर तैयार रहती है बीजेपी में भी, वो तैयार करते हैं बंदों को। तो ये भी तैयारियां चल रही है ऑन द बैकग्राउंड। तो आई एम श्योर मोदी साहब आएंगे, बीजेपी जीतेगी, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। तो आप ये जो जिसे वो कहते हैं कि ये मैंने एक चीज़ नोट की है कि भारत का जितना डियास्पोरा है दे सपोर्ट बीजेपी, इसकी क्या वजह लार्जली जो है वो क्या? दे टॉक ऑफ नेशनलिज्म, दे टॉक ऑफ इंडियन वैल्यूज़,
वो जिसे वो फॉर एग्जांपल मतलब इसकी क्या वजह क्या है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाई दे कंसिडर प्राइम मिनिस्टर मोदी अ ब्रांड? क्यों है वजीर आजम मोदी ब्रांड फॉर द फॉरेनर्स एंड जो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं? आई थिंक उसका रीजन बड़ा सिंपल है, तीन तीन पॉइंट है सीमा जी, जो मेरे पर्सपेक्टिव से शायद मैं गलत भी हूँ, पर जो मुझे लग रहा है, एक है कि वो एक लोअर कम्युनिटी से आता है और एक बहुत ही स्ट्रगल करके ऊपर आया है, सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये एक डेमोक्रेसी की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो लोग देखते हैं, पीपल सी हिम देमसेल्फ इन हिम, एंड दैट्स समथिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात यह है कि ये लोग ये भी सोचते हैं टीमा जी की क्या जो जिस तरह से वो इंटरनेशनल रिलेशंस हैंडल कर रहा है, लोगों ने, आप भूलिए नहीं 2014 में जब आया था, सब लोगों ने यही कहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेटर तो सही है पर शायद वो फॉरेन पॉलिसी में मार खा जाए, पर उल्टा हो गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी सही कर गए और फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने झंडे गाड़ दिए। मतलब आज ऐसा कोई, मुझे तो इतने मुल्कों के नाम भी नहीं पता जहां जहां वो जाके आए, समझे मेरी बात? तो वो सारी चीजें, आई थिंक उसका एक ही एजेंडा है, भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, जो कि होना चाहिए सारे प्राइम मिनिस्टर। और पास्ट में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो इतना कुछ, मैं नहीं मानता कि इतने कुछ डेडिकेटेड और इतना डेडिकेशन से इंडिया का एजेंडा आगे ला रहे थे। और पाकिस्तान के साथ भी आप जानते हो कि पोस्ट इन्होंने जो कश्मीर मामला था उस पर भी मैं समझता हूँ भारत का जो एजेंट पॉइंट था वो बुलंद तरीके से रखा है। शायद हम उसको मानते हो नहीं मानते हो, बट ये अलग सी बात है, बट तो लोग उसको इस तरह से पसंद करते हैं। तो ये बताएं शुक्ला साहब, आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाइना को ठीक डील कर रहे हैं? कई लोग समझते हैं कि वो चाइना को उस तरह डील नहीं कर पा रहे। द रीज़न बिहाइंड इज कि जो इंडिया की डिपेंडेंस है ऑन चाइना फॉर बिजनेस ट्रेड। आप क्या समझते हैं कि क्या चाइना के हवाले से प्राइम वज़ीर आज़म मोदी ने चाइना को ठीक से डील की है? ये आपने बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इससे पस मंजर में जरा जाना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड डिफरेंस है 100 बिलियन का, ट्रेड डिफरेंस इंडिया और चाइना के बीच में। ये बहुत ज्यादा ट्रेड डिफरेंस है, इंडिया रातों रात इसको फुलफिल नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जो डिपेंडेंस ये है, ये बात बिल्कुल सही है, और हम इतनी जल्दी तैयार भी नहीं हो पा रहे, ये एक मसला है। जो तैयारी इन टर्म्स ऑफ कीपिंग आवर सिस्टम्स रेडी, कीपिंग आवर रूल्स इजीनेस टू डू बिजनेस, ये हो रहा है पर इतना क्विकली नहीं हो रहा जितना हमें करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू चाइना के साथ डील करना, हाउ मोदी इज डूइंग, इज आई वुड से पर्सनली ओके। इसका रीजन ये है कि क्या आपके पास और तरीका है उनसे डील करने का? मैं नहीं मानता कोई बेटर तरीका इंडिया। वो उनको हाथ भी मिलाने पड़ेंगे और थोड़ी शरारत भी करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक। बट कैरेट तो हमारे पास स्टिक तो है नहीं, बट कैरेट और थोड़ी शरारत के साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि एकदम हमला, आप समझे हमारी बात, हमारे जो कॉरिडोर्स है वो चाइना की बिल्कुल फौज की थ्रेट के अंडर है। अगर थोड़ी भी मूवमेंट होगी वहां पे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जिसे कहते हैं फोर्स को मोबिलाइज करना और रिकवर करना, और कैजुअलिटी भी ज्यादा हो सकती है। इसीलिए मोदी मेरे ख्याल जो बैलेंस्ड अप्रोच है चाइना के खिलाफ, एकदम अग्रेशन भी नहीं और एकदम बैठे भी सो लेट भी नहीं गए एकदम, तो वो कुछ मिल के कर रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हो ये जो नाटो वाटो की बातें चल रही है, फिर ये अपना ये क्या है, ये अपना वो इंडो पैसिफिक, ये वो अभी आके गए अमेरिकन जो मिनिस्टर उनके, तो वो तैयार कर रहे हैं भारत को कि आप जाएं और लड़े इनके साथ। पर मैं नहीं मानता कि मोदी ये बेवकूफ़ी करेगा कि उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि ये लोग जैसे आपको तैयार किया था कि आप जाएं और रशिया से लड़े 1980 में, फिर मुझे नहीं लगता कि, और ये दोनों मुल्क के, अमेरिका के तो फेवर में होगा ये बात कि चाइना और इंडिया लड़े, पर मैं नहीं मानता कि इंडिया और चाइना के फेवर में लड़ना। तो मैं समझता हूँ कि ये चाइना सीज इंडिया एज अमेरिकन पार्टनर, एंड दैट्स हाउ ऑल दिस स्ट्रेस इज कमिंग अप। और दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टनरशिप चाइना की पाकिस्तान के साथ बहुत डीप है, और जब इंडिया कुछ करने वाला था नॉर्दर्न सेक्टर्स में, तो तभी आपने उनको बोल दिया तो इन्होंने फौज भेज दी ईस्टर्न सेक्टर में चाइना ने, तो हमें वहां बिजी कर दिया। तो ये जो है ना, ये आगे पीछे खींचतानी चल रही है, और उसमें मानता हूँ तीनों मुलव्विस है। मैं नहीं मानता कि इससे कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, ये एक दूसरे के टांगों की खिंचाई होगी, और ज्यादा से ज्यादा एक दो कहीं पे एक दो एरिया कैप्चर कर ले, तो कुछ खास इतना बड़ा मैं नहीं मानता हूँ। पर अभी
शुक्ला साहब, एक आखिरी सवाल आपको करता जी जाऊं। ये बताइए, जो भारत दिफा पे इतना पैसा लगा रहा है, जी आप इसको कैसे देखते हैं कि जैसे $76 बिलियन और आइंदा आने वाले दिनों में तो वो जो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, इंडिजिनस डेवलपमेंट और पता नहीं क्या क्या, ये जो दिफा पे आप समझते हैं कि दैट इज़ ए नीड ऑफ द आवर, या क्या आप समझते हैं कि जितना भारत का प्रोफाइल बढ़ रहा है, जिस तरह थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, पैसा लगाना चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि ये पैसे का ज़िया भी है? देखिए, ज़्या तो अगर आपकी इकोनॉमी में अगर लोग गरीब लोग हैं, गरीबी की लाइन से नीचे लोग हैं, तो आपको, मैं तो प्रिंसिपल तो यही कहता है कि गरीबों के लिए पैसे रखने चाहिए, डेवलपमेंट में डालने चाहिए। बट एक रियलिटी और एक भी है जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, वो ये है कि आजकल सारे मुल्क तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री की। सही बात है कि नहीं? आप यूरोप देख लें, रशिया देख लें, मिडिल ईस्ट देख लें, जंग हर जगह पड़ी हुई है, जापान देख लें। तो उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन जो दिफा में जो इन्वेस्ट कर रहा है, मैं मानता हूँ सही, क्योंकि हमारी सारी वेपनरी ओल्ड है, रशियन सिस्टम है। आप देखिए, और इसको मॉडर्नाइज करना, उसको आगे बढ़ा, अभी आर्मी चीफ कह रहे थे हमारे कि वी विल मॉडर्नाइज आवर होल फ्लीट। तो ये तो हमारे लिए, मैं समझता हूँ ये रिक्वायर्ड है और ये करना चाहिए। मैं समझता हूँ यूरोप में हमने ये गलती कर दी कि हमने अमेरिका पे ज्यादा विश्वास किया और हमें अमेरिका ने किधर फंसा दिया आज यूरोप को। हमें तो बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। तो हमें हमारे दिफा की खुद तैयारी करनी चाहिए थी यूरोप में, बजाय नाटो पे पूरा रिलाय करने से, वरना आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें रशिया के साथ जंग में। तो दिफा में तो ये तो नीड ऑफ द टाइम है। मेरे ख्याल से ये तो करना पड़ेगा, सब मुल्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अमित शुक्ला साहब। और थैंक यू। आप ज्यूरिख में बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस पर्सपेक्टिव फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और इंडियन डियास्पोरा यहाँ पे क्या कर रहा है, और इंडियन डियास्पोरा भारत को कैसे देख रहा है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय स्विट्जरलैंड। थैंक यू। थैंक यू।